वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंपार्टमेंट की जो भी एग्ज़ाम हुआ है आज ही, तो उसके सोल्यूशन के मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो आज आपको मैं उसका पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आप अपने देख सकें, अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकें और अपनी स्ट्रीम को भी आसानी से जल्दी से ले सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है कि एक इक्वेशन है और उसके इस रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमें पता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इक्वल रूट का मतलब है d की वैल्यू 0, b का मतलब है -10 और 4 इंटू 2 इंटू के। ओके, तो ये कितना हो गया, 10 स्क्वायर इज़ 100 और ये हो जाएगा 8k। ओके, then 8k equals to 100 and k is equals to 100 over 8। 4 से कट करेंगे, 4 25 ज़ा 4 2 ज़ा, तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका 25/2 है। करेक्ट ऑप्शन है ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसने कहा था एक सर्कल है, उसका सेंटर है 2 3 और एक कॉर्ड है ए बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है कि ओ ए इक्वल टू होगा ओ बी के, बिकॉज ओ इज़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो इसका मतलब ओ ए का वैल्यू निकालेंगे तो 4 - 2 का होल स्क्वायर और 3 - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू x - 2 होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 होल स्क्वायर। ओके, दोनों पे रूट था तो ओ ए स्क्वायर और ओ बी स्क्वायर भी इक्वल होंगे क्योंकि ये रेडियाई हैं। ये हो जाएगा 4 - 2 इज 2 स्क्वायर इज 4, 3 - 3 इज 0, x - 2 होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और 5 - 3 2 स्क्वायर इज 4। 4 से ये 4 कट हो गया, एक 0 और इक्वेशन हमारी बनी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो x - 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, then x is equals to 2, then correct option is b is correct option। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें इसका आंसर पता लगाना है, इसके हमें बस ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने। तो 3 4 ज़ा -12, प्रोडक्ट -12 आना चाहिए, तो 12 एक फैक्टर कर लेंगे इसके। तो 12x - 4, 3x टेकिंग कॉमन तो अंदर बचेगा x प्लस 4, -1 कॉमन तो अंदर बचेगा x प्लस 4, तो 3x - 1 और एक बनेगा x प्लस 4। इनको जब 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू एक 1/3 आ जाएगी और x की वैल्यू -4। तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा, 1/3 एंड -4 सी। अरे सीक्वेंस में चल रहा है क्या ये, फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी। देखते हैं आगे क्या सीन है। क्वेश्चन में कहा गया इन अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन द फाइंड द प्रोबेबिलिटी हैविंग एटलीस्ट 1 गर्ल। तो ऐसा हो सकता है दोनों बॉय हों, ऐसा हो सकता है बॉय गर्ल हो, ऐसा हो सकता है गर्ल बॉय, या ऐसा हो सकता है गर्ल गर्ल, है ना। तो 4 है हमारे पास। तो अभी हमने बोला एटलीस्ट 1 गर्ल। एटलीस्ट 1 गर्ल का मतलब क्या है, जिसमें एक हो या एक से ज़्यादा हो। तो कितने इवेंट हो गए हमारे पास, 3, और टोटल कितना है 3/4। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट हमें दिया हुआ है 4, 7 और हमें इसका बताना है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो मैंने आपको पहले भी बताया था 4, 7 एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है y की वैल्यू, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस का कितना होगा a, यानी कि 7 यूनिट्स। ठीक है ना। अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना होता है तो y की वैल्यू होती है, y एक्सिस से डिस्टेंस निकालना होता है तो x की वैल्यू होती है। तो अगला क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही रहेगा, 1 + tan हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और 2 cos स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और सेक होता है 1/cos स्क्वायर। ठीक है, तो cos से cos कट गया, हमारे पास आंसर बचता है 2, विच इज़ करेक्ट ऑप्शन इज सी। 6th का भी सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनका पता, ये आपके पास 2 इक्वेशंस लिखी हुई हैं, इनका पता लगाना था कि ये 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, 2 पॉइंट पे करेंगे, कोइंसिडेंट करेंगे, पैरेलल करेंगे। तो जैसे ही हमने a1/a2 निकाला तो इसका आया -3, और जैसे ही हमने b1/b2 निकाला तो इसका आया 2/3 विच इज़ नॉट इक्वल टू, यानी कि ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन हुई, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बाइसिकल का पहिया 5000 बार घूम जाता है और डिस्टेंस कवर करता है 11 किलोमीटर, देन द डायमीटर ऑफ द व्हील। तो 11 किलोमीटर को, क्योंकि हमारे सेंटीमीटर्स में आंसर है तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो 11,000 करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में आ जाएगा, और फिर इसको एक और बार 100 से करेंगे तो सेंटीमीटर्स में आ जाएगा, मतलब 11 किलोमीटर इक्वल्स टू इतना सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम निकालते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। सी इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, सी है हमारे पास 2 × 22/7, r इज़ टू बी फाइंड। ओके,
तो c इज इक्वल्स टू पाई डी लिख सकते हैं हम, है ना। मतलब पाई का वैल्यू तो हमने लिख चुके हैं ना, तो 22/7 और 2 इंटू आर बन जाएगा हमारा डायमीटर। तो ये हमारा सरकमफेरेंस आ चुका है। ओके, तो टोटल डिस्टेंस हम टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं कि टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू रिवोल्यूशन इनटू सरकमफेरेंस। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है 5000, रिवोल्यूशन है सॉरी 5000, टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास 11000000 रिवोल्यूशन है 5000 और c है हमारे पास 22/7 इंटू डायमीटर, है ना। तो ये आ जाएगा 11 के बाद 00000, 5000 नीचे और 7 ऊपर और 22 नीचे इक्वल टू डायमीटर। ओके, तो हमने क्या किया, 3 जीरो से पहले 3 जीरो कट कर दिया, 11 वन ज़ा, उसके बाद 2 जीरो हैं, 11 टू ज़ा, 5 टू ज़ा हो जाता है 10, 10 से एक और जीरो कट गया तो हमारे पास 70 आ गया। तो डायमीटर उसका कितना हो गया, 70। करेक्ट ऑप्शन है सी। अरे अब सी ही सी आता जा रहा है। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी होगी अगर सेंटर से 25 सेंटीमीटर दूर पॉइंट से एक टेंजेंट बनाया जाए और रेडियस हो 7। तो हमें पता ही है पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, पाइथागोरस लगा सकते हैं, इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 24, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी। तो बी इज़ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम में दिया हुआ है कि अगर 50 डिग्री हो तो हमें ओ ए बी निकालना है। अगर आपने थ्योरम ये वाला क्वेश्चन किया है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का 10 चैप्टर का, तो आप इसको बिना करे ही निकाल सकते हैं। ये 50 है तो ये इसका आधा 25, लेकिन अगर आपको वैसे करना है तो ये 50 है तो ये आ जाएगा 130 और इन दोनों का सम 50 है और ये दोनों इक्वल है तो 25-25। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपने प्रैक्टिस की होगी उसके अकॉर्डिंगली। तो ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना था। तो पेरीमीटर क्या हो सकता है, 2r प्लस लेंथ ऑफ आर्क। तो 2 इंटू 7 लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो 2 7 ज़ा 14, थीटा हमारे पास है 90 अपॉन 360 और 2 ऐसे ही रहा, पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस इज 7। तो 9 से ये 4 बार कट चुका है, 4 से ये 2 हो जाएगा और 2 से ये 11 और 7 से ये 7। तो हमारे पास आंसर आता है 14 प्लस 11 विच इज़ 25 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा है सी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो अगले क्वेश्चन में हमने देखा कि ये 3 टर्म्स जो हैं एपी में है, तो हमें इसकी एपी का आंसर एक्स की वैल्यू निकालनी है। हम जानते हैं बीच वाले का डबल यानी कि आगे और पीछे के बराबर होता है, यानी कि 2x प्लस 3x प्लस 2, यानी कि ये हो गया 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 2x प्लस 3x प्लस 2। मैं जोड़ सकता था लेकिन कोई बात नहीं। तो ये हो गया 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 18। x की वैल्यू आ गई है 18। ओके, ये 3x की वैल्यू है, x की नहीं 3 है, और x इसके नीचे जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो करेक्ट ऑप्शन सी है। अभी तक हाईएस्ट जो है सी ही जा रहा है, सी ज़्यादा है हमारे। तो अगला क्वेश्चन है कि इसने बोला है कि इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस का थ्रो तो टोटल हमें पता है कि 36 आता है, मैंने पूरा नहीं लिखा। अब इसने बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 10। तो सम 10 किस में आएगा, 4 6 में और 5 5 में और 6 4 में, बस इसके अलावा तो नहीं आएगा। तो प्रोबेबिलिटी इज सम इज 10। तो कितने हैं बेटा, 3 और टोटल कितना है 36, कट गया 1/12। करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, ए। अब की बार करेक्ट ऑप्शन जो है ए आया है। ओके, तो अगले क्वेश्चन में इसने बोला है कि द हाइट ऑफ द शेडो, हाइट ऑफ अ टावर इज़ 20। तो लेंथ ऑफ शेडो निकालो अगर सन्स ऑल्टीट्यूड इसमें 60 हो। तो हम इसमें टैन लगाएंगे क्योंकि पी दिया हुआ है, बी मांग रहा है, तो पी बी के रिलेशन में टैन लगता है। टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टैन ऐसी रहेगा, एंगल है 60, परपेंडिकुलर है 20, बेस हमें फाइंड आउट करना है। tan 60 की वैल्यू √3, 20 और ये बेस। तो बेस इज इक्वल टू आ गया 20/√3। हम नीचे रूट छोड़ते नहीं हैं इसलिए रेशनलाइज करेंगे, तो ये आ जाएगा 20√3/3। तो करेक्ट ऑप्शन जो है देख लेते हैं कौन सा है। अच्छा, इसमें 20/√3 की फॉर्म में ही दिया हुआ था, यानी कि हम आंसर्स को यहीं पर ही छोड़ सकते हैं, इसको हटा के। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा बेस जो आएगा वो आएगा 20/√3। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है। तो अगले क्वेश्चन में हमें बीपीटी थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें पैरेलल है। तो इसका मतलब बीपीटी थ्योरम क्या है कि ए बी, सॉरी यहाँ पर डी है और सी यहाँ पर है और ये बी है, मैंने कुछ गलत लिख दिया था। तो चलिए अब देखते हैं। तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू होगा ए ई अपॉन ई सी। ओके, तो यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है हमारा कितना ए ई हमें निकालना है और यहाँ पर है 3। तो 3 3 9/4।
तो ये हमें ए ई निकालना, तो 9/4 अगर हम करेंगे तो देखते हैं 2.25 आ जाएगा शायद। चलो करके देख लेते हैं। 9 डिवाइडेड बाई 4 तो क्या आ जाएगा, 4 टू ज़ा 8, 1 बचेगा, पॉइंट लगाया तो 0, 4 टू ज़ा 8, 2 बचेगा और फिर 5 टाइम्स चला जाएगा, तो 2.25 इज़ करेक्ट आंसर। इतने सारे 2 क्यों लिख दिए भाई, 2.25 यानी कि हमारा बी ऑप्शन गलत, बहुत देर में आया है बी। अगले क्वेश्चन में कहा है कि एक आदमी नंबर चूज़ करता है 1 2 3 से, उसको डिनोट करता है एक्स से, और एक आदमी दूसरा आदमी मतलब वही आदमी फिर दूसरे में से चूज़ करता है, उसको लिखता है वाई। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई लेस देन 9, मतलब एक्स और वाई का प्रोडक्ट लेस देन 9 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, देखो 1 1 एक ये हो गया, टोटल कितने हमने इनका ना टोटल पॉसिबिलिटीज़ निकाली, 1 के साथ 1 हो सकता था, 1 के साथ 4, 1 के साथ 9, तो कितने होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल हमारे 9 है, तो नीचे तो 9 ही आना है। अब इसमें बोला दोनों को मल्टीप्लाई करके 9 से कम आना चाहिए, तो ये 9 से कम आ रहा है, एक ये भी 9, 1 4 ज़ा 1 9 ज़ा ये नहीं चलेगा क्योंकि 9 से कम मांगा है, 2 1 ज़ा ये चलेगा, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18 ये नहीं चलेगा, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12 ये भी नहीं चलेगा, 3 9 ज़ा 8, तो कितने होगा 1 2 3 4 5, 5/9, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। ओ अगेन सी। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि एक 10 मीटर ऊंचे पोल ने 5 मीटर का वो बनाया है, तो अगर किसी टावर ने उसी सेम टाइम पर 12.5 मीटर का शेडो बनाया तो टावर की लेंथ क्या होगी। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो होंगे ही, तो 5 का ये डबल है तो 12.5 का डबल ही हो जाएगा 25, तो करेक्ट आंसर जो है वो 25 है, जो कि ऑप्शन सी में है, 1 मोर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉड फाइंड आउट करो, मीडियन 7.1 और मीन जो है 7.2 है। तो हमारे पास सामने फॉर्मूला लिखा है, तो यहाँ पर मीडियन डाल देंगे 7.1 और 2 इंटू मीन, वो मैं इधर ही ला के लिख रहा हूँ, तो 7.2 इज इक्वल टू मॉड, है ना। तो 7.1 है, ये मैंने गलत लिख दिया, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 और 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, ओके, इज इक्वल टू मॉड। तो बस अब इन्हें माइनस कर देंगे, तो 13 में से 4 गया तो बचेगा 9 और 10 में से 4 गया तो बचेगा 9, किस में आ रहा, आगे देखो करो ही मत, 9 मैच हो गया ना, बस डी ऑप्शन है हमारा, यानी कि 6.9 हमारा ऑप्शन है डी, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 19 में कहता है कि असर्शन और रीजन, अ फेयर डाइस इज अ थ्रो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर इज 1/2। 1/2 बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि 3 प्राइम नंबर होते हैं, 2 3 5, तो असर्शन तो क्लियर हो गया कि ठीक है। अ नेचुरल नंबर इज़ अ प्राइम नंबर, अगर नेचुरल नंबर एक प्राइम नंबर होता है तो उसके 2 फैक्टर्स होते हैं, तो ये गलत बात हुई, उसके तो बस एक ही फैक्टर होता है वो खुद, ठीक है ना, 1 ही उसका फैक्टर होता है, तो इसका मतलब इसमें असर्शन ठीक है और रीज़न गलत है, तो मतलब असर्शन क्लियर है 19 में और रीज़न रॉन्ग है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, असर्शन इज़ करेक्ट सी, तो इसमें भी हमारा सी आ गया, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं कि एक बोलता है 2 प्लेयर्स हैं, सानिया और अशनाम, दोनों जो है टेनिस मैच खेल रहे हैं, तो सानिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.79 है और उसकी है 0.21, तो ऐसा पॉसिबल है क्योंकि दोनों जीत सकते हैं और इनके सब और प्रोबेबिलिटी, यानी कि असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट हैं। तो असर्शन रीज़न कौन से वाले में आता है देख लेते हैं, असर्शन इज रीज़न इज़ ट्रू करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, तो ये हमारा ए ऑप्शन हो गया हमारा, इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया, ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा इसका ए है, 21 का ए, क्योंकि इसमें ऑप्शंस थे, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट ओ, बाइसेक्ट मतलब ये वाला लाइन ये इसके बराबर है, ये वाला लाइन इसके बराबर है, तो ओ जो है दोनों का मिड पॉइंट है, तो क्या लिखेंगे, ओ इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी एज वेल एज बी डी, है ना, दोनों का है। तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, वहाँ पर ना फार्मूला वगैरह सब लिखने रहते हैं, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो हम o के कोऑर्डिनेट निकालेंगे बाय यूजिंग ए सी से, तो ये आ जाएगा -2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 -1 प्लस b डिवाइडेड बाई 2, और हम o के कोऑर्डिनेट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ ए डी, तो a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये ओ के कोऑर्डिनेट आ गए 4/2 इस ये 2 बचेगा 1 और -1 प्लस बी अपॉन 2, और इधर ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये बचेगा 1। तो ऑन कंपेयरिंग ये वाला तो इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला इसके, वहाँ पर ऐसा लाइन नहीं बनाना था, तो 1 इक्वल टू x इक्वल, है ना, तो a का वैल्यू कितना आएगा, 2 1 ज़ा 2,
इज़ ए प्लस वन, ए इधर आके माइनस हो जाएगा तो ए की वैल्यू वन। सिमिलरली माइनस वन प्लस बी, ओ सॉरी माइनस वन है ये, तो माइनस वन प्लस बी अपॉन टू इक्वल टू वन, तो माइनस वन प्लस बी इज इक्वल टू टू एंड b इक्वल टू हो गया हमारा 3। तो a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 3। इसका और वाला भी कर लेते, तो इसमें भी हम सेम ही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, तो मैं इतना सारा इसमें नहीं लिखूंगा, बस हमें पता है कि o इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। तो पहले हम o जो है निकाल रहे हैं माइनस वन और प्लस टू अपॉन टू, यानी कि सी a और c की हेल्प से, और 0 प्लस टू अपॉन टू। तो o के कोऑर्डिनेट मुझे कितने मिले, हाफ एंड वन। अब हम निकालते हैं o के कोऑर्डिनेट b और d की हेल्प से, यानी कि x प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू एंड y प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। तो ऑन कंपेयरिंग ये तो इसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस थ्री डिवाइड बाई टू इक्वल टू हाफ, टू से टू कट गया, x इज इक्वल्स टू माइनस टू, एक्स के लिए माइनस टू आ गई। सिमिलरली y प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इक्वल्स टू वन, वाई प्लस वन इक्वल टू टू, वाई इक्वल टू वन, तो y की वैल्यू ये आ गई। तो d के कोऑर्डिनेट आ गए माइनस टू कॉमा वन। जिसने ये किया उसका आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है, उसमें ए ओ अपॉन ओ सी बी ओ अपॉन ओ डी इक्वल टू वन अपॉन टू दिया हुआ है। तो ये हमारा, तो ए ओ के नीचे है ओ सी, है ना, मैं डबल मार्क कर रहा हूँ ताकि मैं पता लग जाए। अच्छा, बी ओ के नीचे कौन सी है हमारी, ये वाली है ना, तो इनका रेशो 1:2 है, तो ये 1 है तो ये 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी इक्वल टू क्या होगा बेटा, ए बी अपॉन डी सी, और इसकी वैल्यू कितनी है, हाफ, है ना। तो ए बी हमें 5 दिया हुआ है और हमें डी सी निकालना है, ये 1/2 यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू डी सी। शायद इतना शॉर्ट में नहीं करना था, पहले मैं बताना था कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं सिमिलर हैं, मतलब ट्राई एंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्राई एंगल सी ओ डी, ये हमें बताना था पहले, ठीक है ना। तो उसके बाद ही हम आगे कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 23 के दोनों पार्ट तो बिल्कुल एनसीईआरटी के ही हैं, तो उसे तो कराने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसे खुद कर सकते हैं। 6 की पावर n ये 1.1, नई बुक में 1.1 है, पुरानी बुक में 1.2 में क्वेश्चन नंबर शायद 6 या 7 है, आप इसे खुद देख सकते हैं। और रूट 2 को इरेशनल, ये तो आपने बहुत ही बार प्रैक्टिस की होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन, ये एक डायग्राम दिया हुआ था, तो इसमें हमें ए क्यू का लेंथ दिखाना था, वो पेरीमीटर ऑफ ए बी सी के हाफ है। तो हम इसमें यूजिंग वो सब लिखना था, यूजिंग टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, मतलब हमें यहाँ यूजिंग दिखाना रहता है कि क्या है ना। यहाँ पर पूरी थ्योरम लिखनी थी, वही 10.2 जो थी, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो इसका मतलब अगर आप देखें तो ए क्यू किसके इक्वल होगा बेटा, ए सी के, और अगर आप देखें तो बी पी किसके इक्वल होगा, बी पी इक्वल होगा बी क्यू के, और अगर आप देखें सी पी किसके इक्वल होगा, तो सी आर के। ओके, तो अभी हम यहाँ यही करने वाले हैं कि ए क्यू को हम लिख सकते हैं, जो ए क्यू इज इक्वल्स टू ए सी था, ए क्यू को क्या लिख सकते हैं बताइए, ए क्यू को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी क्यू, है ना। तो और ए सी को क्या लिख सकते हैं हम, ए सी प्लस सी आर, सी आर की जगह हम सी पी, है ना, रिप्लेस करेंगे। तो ए बी तो ऐसे रहेगा, बी क्यू की जगह हम बी पी रिप्लेस कर देंगे, और ए सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी तो ऐसे ही रहेगा, और सी आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी पी। ओके, तो समझ गए अभी आप लोग। अब हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर क्या है हमारा, पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ओके, तो ए बी को ऐसे ही रहने देते हैं, तो बी सी को हम लिख सकते हैं बी पी प्लस, क्या लिख सकते हैं, बी पी प्लस सी पी, और आगे क्या है, ए सी। तो अगर आप देखें तो ए बी तो ऐसे ही रहेगा, है ना, तो ए बी ऐसे ही रहने देते हैं, और बी पी और सी पी को हम अगर ऐड करेंगे तो बी पी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, वापस बी पी की जगह लिख सकते हैं बी क्यू, और सी पी की जगह क्या लिख सकते हैं, सी आर और ए सी। तो ए बी क्या, ए बी और ए बी बी क्यू क्या बन जाएगा, ए क्यू, और ये बन जाएगा ए आर, है ना। तो ए क्यू हम ए क्यू लिख कर और ए आर की जगह वापस ए क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो ए क्यू क्या हो गए, 2AQ, और ये 2 कहाँ जाएगा, पेरीमीटर के नीचे। तो इसका मतलब ये प्रूव हो चुका है। ओके, चलिए। तो अगला पॉइंट है -1 कॉमा के जो है इन दोनों को डिवाइड करता है, तो ठीक है ना। तो जब भी हम रेशो निकालते थे तो k:1 लेते थे, लेकिन अब k:1 मत लेना क्योंकि k पहले से दिया है। तो लेट कर लेते हैं m1:m2 ले लेते हैं p:1, है ना, क्या ले लेते हैं, p:1। तो हमारे पास सेक्शन फार्मूला, मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। m1 x2
प्लस m2 x1 अपॉन p प्लस 1। इसी तरह से m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन p प्लस 1। ओके, तो ये आ गया हमारा 6p माइनस 3 अपॉन p प्लस 1, और ये कितना आ जाएगा -8p प्लस 10 अपॉन p प्लस 1। तो पहले हम इसको इस वाले से इक्वेट करेंगे। ओहो, p नहीं लेना चाहिए था, इसको हम कुछ और नाम दे देते हैं, q दे देते हैं ना, तो हम ये q का पॉइंट निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 6p माइनस 3 अपॉन p प्लस 1 किसके इक्वल होगा, -1 के। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 6p माइनस 3 इक्वल टू माइनस p माइनस 1, 7p इक्वल टू 2। तो क्योंकि और p का वैल्यू आ जाएगा 2/7। अब p का वैल्यू आ चुका है। अब हम जानते हैं कि -8p प्लस 10 अपॉन p प्लस 1 इक्वल टू क्या है हमारा k। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी -8 इंटू p का वैल्यू क्या निकाला है 7/2/7, और यहाँ 10 है 2/7 प्लस 1। ओके, नीचे तो 1 था ना, इक्वल टू k। तो एलसीएम करेंगे 7 10 70, 70 माइनस 16 प्लस 70, और इधर आ जाएगा 2 प्लस 7, है ना। तो k का वैल्यू है 17 में 70 माइनस 10 करेंगे तो 60 आता है, 60 में से 6 माइनस करेंगे तो 54 आता है, और डिवाइडेड बाय 9 तो शायद पूरा डिवाइड हो जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 6। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट। 26 तो कराने की ज़रूरत ही नहीं है, BPT अगर आपने याद करी थी तो कर दी होगी। थोड़े 7 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय साइन। तो 50 के बाद पहला 7 का डिविजिबल कौन आएगा, 7 8 ज़ा 56, यानी कि हमारा कौन आ जाएगा 7 8 ज़ा 56। तो पहला 56 आएगा, फिर 63 आएगा, फिर कितना आ जाएगा 70। तो लास्ट वन इज देख लेते हैं लास्ट कौन सा है। तो 500 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 7 7 ज़ा 49, एक बचता है, 7 2 ज़ा 7 1 ज़ा 7, कितना बचेगा 3। तो 3 फालतू है, यानी कि 497 इज़ लास्ट नंबर। तो अब हमें पता लग चुका है a की वैल्यू 56, d की वैल्यू 7, और an हमने निकाल लिया है 497। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट में भी कर सकते थे, MCQ में यहाँ 71 आया था ना, तो 71 में से शुरू के 7 निकाल देते तो D वैसे ही आ जाता, लेकिन हम वैसे नहीं कर रहे हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है, an का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए। वो शॉर्टकट भी बता रहा था मैं। तो an की जगह क्या है 497, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो शॉर्टकट नहीं चलेगा। n माइनस 1 और d का वैल्यू 7, तो 56 इधर आके माइनस हो जाएगा, और 7 उसके नीचे इक्वल टू n माइनस 1। तो 7 में से 6 गया 1, 9 में से 5 गया 4, और ये 4 डिवाइडेड बाई 7 n माइनस 1। तो n का वैल्यू हमें देखना अभी कितना आ गया, 7 6 ज़ा 42, 7 3 ज़ा 21 प्लस 1, n इज़ इक्वल टू 64। ओके, अब हमें सम का फॉर्मूला लगा देना है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2 a प्लस l। ओके, तो n कितना निकाला है 64 डिवाइडेड बाई 2, a का वैल्यू है 56, और लास्ट टर्म इज़ 497, शायद ये 32 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 7 13, 1 कैरी, 10 10 5 15, 1 कैरी 553। बस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का बी और है 27वें का बी, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 300, जबकि उनको 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आए। तो अगर हम देखें तो 15 होगा पहला नंबर। 15 को जैसे कि हम 4 से डिवाइड करेंगे 4 3 ज़ा 12, 3 बचेगा। 15 के बाद इसमें 4 4 ऐड करते चले जाएंगे, 19 23 डॉट 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 डॉट, लास्ट नंबर 300 तो पूरा कट जाता है, तो 299। तो बस a का वैल्यू हो गया 15, और d का वैल्यू हो गया 4, और an हो गया 299। an का फॉर्मूला हम सब जानते ही हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू 299, a का वैल्यू 15, और n इज़ टू बी फाइंड, और d का वैल्यू 4। 299 माइनस 15 इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। तो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, और ये 2 डिवाइडेड बाई 4 n माइनस 1। तो ये आ जाएगा n से डिवाइड करने पे 71 n माइनस 1, माइनस 1 इधर आया तो 72। 72 इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, द सम ऑफ एरियाज ऑफ ए स्क्वायर ऑफ इज 468 मीटर स्क्वायर एंड देयर डिफरेंस इज पेरीमीटर डिफरेंस इज 24। तो ये 4.3 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आप इसे वहाँ से जाके देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। तो समय थोड़ा कम है वीडियो में बनाने में। अब इसका 29 देख लेते हैं, लेट्स सी। 2 वाटर टैप हैं, दोनों एक साथ मिलके इतना भर सकते हैं, 3 एंड
3 बाई टाइम्स, तो टुगेदर जो टाइम दिया हुआ है वो था 3 एंड 1/3, दैट इज़ 10/3 आवर्स। ठीक है ना। उसके बाद क्या कहता है, द लार्जर टैप डायमीटर हैज़ 5 आवर लेस देन द स्मॉलर फिल द टैंक। तो लेट टाइम ले लेते हैं, टाइम ऑफ लार्जर टैप इज इक्वल्स टू x आवर्स और टाइम ऑफ स्मॉलर टैप इज इक्वल्स टू x+5, क्योंकि वो जल्दी भर देता है ना, तो ये देर में भरेगा। टुगेदर टाइम हमें पता है, टाइम को हम उल्टा करके ऐड करते हैं तो 1/x, क्योंकि टाइम जो है वर्क डन का रेसिप्रोकल यानी कि, और ये हो जाएगा 3/10। ओके, एलसीएम करेंगे x+5x और नीचे आ जाएगा x² + 5x इज इक्वल्स टू 3/10। ऊपर आया 2x + 5, नीचे आया x² + 5 इज इक्वल टू 3/10। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई 20x + 50 इज इक्वल्स टू 3x² + 15x। ओके, तो 3x² + 15x माइनस 20x माइनस 50 इक्वल टू 0। तो 3x² - 5x और -50 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 15x + 10x और 50 इक्वल टू 0। 3x टेकिंग कॉमन तो अंदर बचेगा x - 5 + 10 कॉमन तो अंदर बचेगा x - 5। तो x की दो वैल्यूज़ आई हैं, -10/3, किसी का भी टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, और दूसरी वैल्यू आई है x = 5। तो एक को लगेंगे 5 और एक को लगेंगे 10 घंटे, एक को लगेंगे 5 आवर्स और दूसरे को लगेंगे 10 आवर्स। ओके, तो अगले क्वेश्चन में बोलता है कि एक सेक्टर में 60 डिग्री का है और रेडियस है हमारे पास 6, तो इसका हमें माइनर सेगमेंट निकालना है। तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला आगे लिखा ही है 60/360, पाई का वैल्यू उसने बोला है 3.14 लेने का, और रेडियस है 6 × 6 हाफ, फिर अगेन 6 × 6 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ओके, यहाँ 6 से ये 6 बार कट गया और 6 से अगेन 6 कट गया, 3.14 × 6, यहाँ से 2 से ये 3 हो गया, 2 से अगेन ये 3 हो गया, तो 3 × 3 और √3 की वैल्यू होती है 1.73। बस सबको मल्टीप्लाई करना है और माइनस कर देना है, और इसमें मेजर सेक्टर भी निकालना है। तो मेजर सेक्टर में बस क्या होता है कि एंगल ना इधर वाला ले लेते हैं। तो मेजर सेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 300 और रेडियस हो जाएगा 6 ही। तो सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे θ/360 πr²। तो थीटा तो हमारा 60 ही है, ओ 60 नहीं, सॉरी 300 है, 60 नहीं, 300/360, 60 तो ऊपर वाले में लेना था ना, और 3.14 रेडियस है 6 × 6। पहले एक 0 से 0 काट देते हैं, 6 से 5 बार, 6 से 6 बार, इस 6 से ये 1 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 5 × 6 = 30 × 3.14। बस मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आपके हाथ में हो। इसका जो बी पार्ट है 30 का, वो आपका बिल्कुल एकदम एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, उसका आंसर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 या 5 होगा एनसीईआरटी में 12.2 में। ओके, तो उसमें से आप आंसर इसका मैच कर सकते हो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो 31 में कहता है कि एंगल ए जो है वो क्या है, x डिग्री है। एक ट्राइंगल में ये सब हमें एंगल्स दिए हुए हैं, तो एंगल ए प्लस हमें पता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होएगा 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यानी कि x यानी कि 3x - 2 और c इज़ y इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा 4x + y इक्वल टू 182। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और एंगल c - b यानी कि y - 3x + 2 इक्वल टू है 9, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3x + y इज इक्वल टू 7। ओके, ये हमारी सेकंड बिल +2 ना, इधर आके माइनस हो गया। अब दोनों इक्वेशंस को बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लेते हैं। 182 और दूसरी है -3x + y इज इक्वल टू 7, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइन चेंज, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, तो दिस इज 7x, और ये 12 में से 7 किया -5 और यहाँ बचेगा 7 और ये 1। देन x इज इक्वल टू 7 × 2 = 14 एंड 7 × 5 = 35। x की वैल्यू आ चुकी है। x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, 4 × 25 पहली में डाल रहे हैं, वहाँ पर लेकिन लिखना पड़ेगा y इक्वल टू 182, y इक्वल टू 182 माइनस 100, देन y इक्वल टू कितना आ गया 82। अब y को x की a तो पता लग गया,
बी क्या होगा ये भी पता लग जाएगा। एक्स की वैल्यू को कितना मल्टीप्लाई करना है यहाँ लिख देते हैं। एंगल ए तो एक्स था तो वो तो हमारा एग्जैक्टली 25 ही आएगा। एंगल बी कितना था 3x माइनस 2 यानी कि 25 इंटू 3 75 माइनस 2 दैट इज़ 73। और एंगल सी तो एग्जैक्टली वाई था तो ये 82 है। यही हमारा आंसर है। तो सबसे पहले तो हम इसका मॉड निकाल लेंगे। मॉड के लिए सबसे पहले क्या होता है, मॉड और मीडियन निकालना है ना दोनों। सर्वे हुआ है 50 लोगों का, मीन और मॉड। तो पहले हम मॉड निकाल रहे हैं। मॉड के लिए क्या होता है F1। F1 सबसे बड़ा नंबर होता है फ्रीक्वेंसी का, F2 इसके आगे वाला होता है और F1 हो गया 12। L होता है इसके सबसे बराबर वाले का लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी और H हो गया 10। बस हमें मॉड का एक फॉर्मूला अप्लाई करना है तो वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 F2 इंटू एच। ओके, तो L का वैल्यू हमारे पास है 150, F1 का वैल्यू है हमारे पास 20, F0 का वैल्यू है हमारे पास 12, 20 का डबल यानी कि 40 माइनस 12 माइनस 8, हाइट है हमारे पास 10। तो ये हो गया हमारे पास 150, ऊपर बचेगा 8, नीचे बचेगा 40 में से 20 गया तो 20 और इंटू 10। ओके, 0 से 0 कट गया, 150 प्लस 4 तो 154 आ गया। ओके, मॉड तो निकल गया। चलिए मीन निकालते हैं। तो मीन के लिए सबसे पहले हमें एक्स निकालना होता है। एक्स आ जाएगा हमारा 125, 135 और आ जाएगा 145 और आ जाएगा 155 और आ जाएगा 165। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 150 का आ जाएगा 250, इसका भी देख लेते हैं कितना आएगा। तो फिर हमने इनको सबको मल्टीप्लाई किया और टोटल किया और मीन का फॉर्मूला जो था ये लगा दिया एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो ये लग चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमने देखा कि एक टेंट है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर जो कि 3 मीटर तक ऊंचा है और उसके ऊपर एक कोन बना हुआ है। तो मैक्सिमम हाइट इज़ 13.5। तो हमने 13.5 में से सिलेंडर की हाइट को माइनस किया तो हमारे पास कैपिटल एच कोन की हाइट आ गया। तो कोन की हाइट के से हमारे रेडियस और हाइट तो सेम थे, स्लैंट हाइट निकाल ली 17.5। इसने बोला है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर। पेंटिंग का पता लगाना है, इसके अंदर करना है 2 रुपये पर मीटर स्क्वायर के। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका सरफेस एरिया निकालेंगे और 2 रुपये से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व सरफेस ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। तो हम क्या करेंगे, पाई आर कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 2h। ओके, तो पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास है 14, एल हमने निकाला है 17.5 और 2 इंटू एच जो है सिलेंडर का हाइट है यहाँ पे। 7 से 2 बार कट गया और 2 इंटू 22 करेंगे तो आ जाएगा 44, 6 17 प्लस 6 17 और 6 होता है 23.5। बस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आ जाएगा क्या, पहले एरिया आएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही एरिया आएगा हम फिर उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आएगा मीटर स्क्वायर में। फिर हम निकाल लेंगे कॉस्ट इज इक्वल टू 2 इंटू ये वाला आंसर जो भी आएगा आप उसे देख सकते हैं। ओके, इसी का और वाला पार्ट है। इसे एक टॉय है इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। तो रेडियस जो है 4.2 है, टोटल हाइट 10.2 थी, तो उसमें से रेडियस माइनस किया तो हमारे पास कोन की हाइट आ गई। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो भी था ये टॉय वॉय वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और कोन का क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो मुझे ऐसा लगता है पाई आर स्क्वायर कॉमन और 3 भी कॉमन, अंदर क्या बचेगा h प्लस 2r। पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारे पास है 4.2 इंटू 4.2 और हाइट है हमारे पास 6 प्लस 2 इंटू 4.2। 7 से कट जाएगा 6 बार यानी कि 0.6 इंटू 4.2 और ये आ जाएगा 6 प्लस 4.2 का डबल कितना होता है 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। तो 22 को जब 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 13.2 इंटू 4.2 और 6 8 14.4 सबको मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा। आपका आंसर मैच करेगा तो वही आपका सही आंसर है। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहता है कि 60 मीटर ऊंची बिल्डिंग से एक केबल टावर को देखा गया तो उसके टॉप एंड बॉटम का जो एंगल है वो 45 और 60 और डिप्रेशन है। तो इससे पता चल गया कि टावर छोटा है। तो हमारा जो केबल टावर है वो है DC यानी कि उसकी हाइट है h मीटर। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 34 है। ओके,
तो अब हमें क्या करना है, ये x है ये x है, दोनों ट्राइंगल में x निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में लिखनी थी। इन ट्राइंगल DAP है ना, क्या कर लेंगे, DAP कर लेंगे। तो DAP देख लेते हैं। नहीं ट्राइंगल ABC देखते हैं पहले, ABC। इसमें यहाँ से ना x की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 60 अपॉन x इज इक्वल टू tan थीटा, है ना, tan थीटा ही तो लगेगा, tan 60 हो जाएगा। तो 60 है ही, और ये x tan 60 की वैल्यू √3। तो 60 अपॉन √3 इज इक्वल टू x। ओके, तो हम यहाँ रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 एक √3 ऊपर एक √3 नीचे। तो x का जो वैल्यू हमें मिला ये मिल जाएगा 20√3। x की वैल्यू आ चुकी है 20√3। अब इस x की हेल्प से हम AP फाइंड आउट करेंगे। कौन से ट्राइंगल में, छोटे वाले में, ट्राई एंगल ADP में। इसमें लगाएंगे tan थीटा अगेन, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan ऐसे ही रहा, थीटा कितना है बेटा 45, परपेंडिकुलर कितना है AP, और बेस कितना है x। tan 45 की वैल्यू है AP अपॉन x। तो x का वैल्यू क्या आ गया, AP, यानी कि AP हमारे पास आ गया 20√3। ओके, AP आ चुका है। अब हमें क्या करना है, पूरे 60 में से ये AP हटा देंगे तो P भी बचेगा, और P भी और H इक्वल है। तो हाइट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 माइनस 20√3। तो 20 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 3 माइनस √3। ओके, तो ये हमारा आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये क्वेश्चन नंबर 35 तो मेरे पास है ही नहीं, मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की, पर मैंने ना ये फ़ोटो ही मंगवाए थे एक स्टूडेंट से, और वो शायद उसमें लास्ट के 2 पेजेस नहीं हैं। चलो तो कोई नहीं, इतना से तो आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कि आपको क्या करना है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। ओके, तो चलिए अब आप अपना कैलकुलेट कर लेना कितना मार्क्स आया। वैसे 2 क्वेश्चन रह गए थे। चलो, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आप नए हैं तो।